हेलो एवरीवन, मैं शिवराज एसआर नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में अपन ने सेल के बारे में देखा था कि सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, किसने सेल को डिस्कवर किया और सेल के क्या टाइप्स होते हैं, ये अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज कंटिन्यू करते हुए क्लास में अपन देखेंगे सेल की स्ट्रक्चर के बारे में कि जो सेल होती है कि स्ट्रक्चर कैसी है, उसके कितने पार्ट्स हैं, जो सेल जिन पार्ट से मिलकर बनी हुई है वो उसके बारे में अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सेल की स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखते हैं। आइए देखिए, सेल 3 पार्ट्स में सेल को डिवाइड किया गया है। अगर सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 पार्ट्स के अंदर सेल को डिवाइड किया गया है। सेल डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकंड साइटोप्लाज्म, थर्ड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट पार्ट है, साइटोप्लाज्म सेकंड और न्यूक्लियस थर्ड। तो 3 टाइप्स के अंदर सेल की स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। यहाँ सेल का एक डायग्राम बनाया गया है। इसके अंदर तीनों ही पार्ट्स देखते हैं अपन। सेल मेम्ब्रेन, देखिए ये जो आउटर कवरिंग है, ये एक ह्यूमन सेल का मैंने एक डायग्राम लिया है। इसकी जो आउटर कवरिंग है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल्स की आउटर कवरिंग है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। ये जो इंटरनल जो प्रेजेंट है, ये पार्ट्स जो लिखे हुए हैं मैंने, ये ऑर्गेनल्स जो मैंने लिखे हुए हैं, उनके अलावा जो ये पार्ट्स जो प्रेजेंट है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। यानी कि ये वाला इंटरनल पार्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलोप के बीच वाला पार्ट, इसके बीच में और इसके बीच में जो जितना भी पार्ट प्रेजेंट है, इस पार्ट को कहते हैं साइटोप्लाज्म। थर्ड आता है, सेकंड साइटोप्लाज्म के बाद थर्ड आता है न्यूक्लियस। जो थर्ड पार्ट है सेल का, ये वाला, ये कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। ये इधर लिखा हुआ है मैंने, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। तो सेल के 3 पार्ट्स डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकंड पार्ट साइटोप्लाज्म, थर्ड पार्ट न्यूक्लियस। तो ये जो एनवेलोप है, सबसे बाहरी जो आउटर जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। सेकंड, ये जो सेल मेम्ब्रेन और ये जो न्यूक्लियस है उसका एनवेलोप यानी कि न्यूक्लियर एनवेलोप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बीच में जितना भी पार्ट है, ये वाला, ये बीच में जो प्रेजेंट है, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। चारों तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये जितने भी स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है या जितने भी सेल ऑर्गेनल्स बनाए हुए हैं, ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस, जो कि ये राउंडेड शेप जो स्ट्रक्चर बनाई है वो कहलाता है न्यूक्लियस। तो 3 पार्ट के अंदर सेल को अपन पढ़ेंगे, 3 पार्ट के अंदर सेल को डिवाइड किया गया है। अपन फर्स्ट पार्ट देखते हैं, धीरे धीरे सब देखेंगे कि इसके अंदर ये तीनों पार्ट्स में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ ऑल ओवर सेल की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, तो 3 पार्ट यहाँ दिखाई दिए हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही, साइटोप्लाज्म में ही ये जितनी भी स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट रहती है।
यानी कि एक तरीके से जो न्यूक्लियस होता है ये भी साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है। यानी कि न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट प्रेजेंट है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो भी आता है। ठीक है, न्यूक्लियस भी एक तरीके से न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, उसके बाद में ये सेल ऑर्गेनल्स हैं जितने भी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें एक तो आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और न्यूक्लियस के अंदर एक और राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक धागेनुमा स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिनको क्रोमेटिन बोलते हैं, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है उनको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अपन वन बाय वन ये सारी स्ट्रक्चर जो है सेल स्ट्रक्चर के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। ये ऑल ओवर एक सेल का एक डायग्राम है जिसके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो उसका डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। देखते हैं अपन वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट साइटोप्लाज्म देखते हैं कि सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसी को कहते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन बनाती है, यानी कि ये आउटर कवरिंग होती है। आउटर मेम्ब्रेन यानी कि सेल को जो कवर किए हुए हैं, सेल की जो आउटर कवरिंग है वही सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। सेपरेट इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ जो सेल के और प्रेजेंट है, ये सेपरेट करती है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, दोनों के बीच में प्रेजेंट रहती है। यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर है सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको इंट्रासेलुलर बोलते हैं, और सेल के जो आउटसाइड जो प्रेजेंट फ्लूइड है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी सेल के बाहर जो प्रेजेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर के बीच में पाई जाती है कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेपरेट करती है, यानी कि इधर का जो है ये इस मेम्ब्रेन के इधर ये इंट्रासेलुलर में आ जाएगा, और इधर जितना भी बाहर फ्लूइड है वो क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होती है, यानी कि दोनों को ये सेपरेट करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को। एनवेलोप ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को एनवेलोप यानी साइटोप्लाज्म को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। तो मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म जो है उनके चारों ओर जो प्रेजेंट है, चारों ओर की जो कवरिंग है वही क्या है, सेल मेम्ब्रेन। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है चारों ओर जो एनवेलोप है, वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे कंपोज्ड होती है, प्रोटीन 55% प्रोटीन से बनी होती है, 40% लिपिड से बनी होती है, एंड 5% कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। यानी कि इसका जो कंपोजिशन होता है सेल मेम्ब्रेन का वो प्रोटीन से होता है, लिपिड से होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट, तीनों से ही मिलकर ये बनी हुई होती है। रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड रिमूविंग ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करती है, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो हानिकारक हार्मफुल जो टफ सब्सटेंस है, उनको ये क्या करती है, रिमूव कर देती है। कहाँ पर, सेल से बाहर। और एब्जॉर्प्शन तो इंटरनल कर लेगी, सेल के अंदर तो एब्जॉर्ब कर लेगी, जो भी यूज़फुल प्रोडक्ट है या न्यूट्रिएंट है उनको सेल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो हार्मफुल होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, उनको ये सेल से बाहर निकाल देगी। कौन, सेल मेम्ब्रेन। यानी कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होता है।
इसके अंदर भी ये किसको लेना है, एब्जॉर्ब करना है, ये सेल मेम्ब्रेन करती है। और टॉक्सिक सब्सटेंस जिनको बाहर निकालना है सेल के अंदर से, तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट, गैसियस एक्सचेंज, यानी कि जितने भी गैसियस एक्सचेंज होता है, O2, CO2 या अदर जितने भी गैसेस जिनका जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। यानी कि ये सेल का जैसे ही पार्ट पढ़ते हैं अपन, तो फर्स्ट कवरिंग जो आती है वो सेल मेम्ब्रेन ही है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन ही आउटर कवरिंग करती है। यानी कि बाहर से जितना भी किसको लेना है, अंदर से किसको निकालना है, वो सब कौन करती है, किसके ऊपर होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही एक्सचेंज जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही किया जाता है, गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये इसके कुछ फंक्शन होते हैं। ये इससे कंपोज्ड होती है इन 3 प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट से, और जो सेल इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर के बीच में प्रेजेंट होती है। और ये एब्जॉर्प्शन करती है न्यूट्रिएंट का और टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालती है। गैसेस एक्सचेंज में भी इसका रोल होता है। ये होता है सेल मेम्ब्रेन। अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन साइटोप्लाज्म। पहले इसको देख लिया, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को 2 भाग में बांटा, फिर 2 भाग में डिवाइड किया। साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन है, एक साइटोप्लाज्म का है सॉलिड पोर्शन। जो साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं साइटोसोल। यानी कि साइटोप्लाज्म को 2 भाग में डिवाइड कर दिया अगेन। जो लिक्विड पोर्शन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं साइटोसोल, और जो सॉलिड पार्ट प्रेजेंट है उसको कहा अपने सेल ऑर्गेनल्स। यानी कि इसके अंदर देखते हैं तो साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पोर्शन है, यानी कि ये जितना भी लिक्विड पोर्शन है वो तो कहलाता है साइटोसोल, और जितना भी सॉलिड पोर्शन प्रेजेंट है, सॉलिड पोर्शन के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, वैक्यूल्स, ये गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने भी प्रेजेंट है ये क्या कहलाते हैं, ये सॉलिड पार्ट है। ये जो कहलाता है ये कहलाता है कौन सा, सेल ऑर्गेनल्स। इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो 2 पार्ट हो गए, लिक्विड और सॉलिड, यानी कि साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के चारों ओर एनवेलोप, और ये होती है सेल मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म होता है। देखिए साइटोप्लाज्म का जो सेल ऑर्गेनल्स पार्ट है वो देखते हैं। सेल ऑर्गेनल्स सेकंड जो पार्ट था, एक तो होता सॉलिड और एक था साइटोसोल। साइटोसोल लिक्विड पार्ट था और सॉलिड पार्ट था सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखते हैं। सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आता है फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 भाग में डिवाइड किया गया। सेल के ऑर्गेनल्स जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 भाग में डिवाइड किया गया। ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिंथेसिस करता है किसका, लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन का। किसका सिंथेसिस करता है, लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करता है। और ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स का। कुछ ड्रग्स होते हैं जिनका ये डिटॉक्सिफाई करता है उन ड्रग्स को, इनके ये फंक्शन है। रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है
कि इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का है, एक तो है स्मूथ, एक है रफ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है राइबोसोम। स्टेड यानी कि इस पर प्रेजेंट होता है विद राइबोसोम्स, ये राइबोसोम से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि राइबोसोम्स जो होते हैं इसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। इस कारण से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। यहाँ पे ER देखें तो ये स्मूथ है, इसके ऊपर कुछ भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इस कारण से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाने का काम करना। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करता है और डिटॉक्सिफाई करता है कुछ ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स, राइबोसोम्स मैंने भी बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसे अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसका फंक्शन था सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण ये सिंथेसिस कर रहा था किसका? प्रोटीन का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स क्या काम करेगा? राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी है और ये सिंगल भी प्रेजेंट है। तो राइबोसोम्स का मेन काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन का सिंथेसिस करने के कारण इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ बॉडी। किसको कहते हैं? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, 70S राइबोसोम्स, 80S राइबोसोम्स। ये इनकी साइज के अकॉर्डिंग एक तरीके से राइबोसोम्स 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, स्मॉल होता है। जो अपने सेल्स के दो टाइप पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो 70S राइबोसोम्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें? स्मॉल साइज होती है, 80S की लार्ज होती है। तो 70S प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि 80S राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए राइबोसोम्स। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनल्स देखते हैं अपन। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस ये स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या काम करता है? जो कि सेल ऑर्गेनल्स है, सेल के अंदर इट रिसीव प्रोटीन फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गिव प्रोटीन टू माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि यह प्रोटीन रिसीव करता है कहाँ से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और किसको देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पे देखिए ये जो गोल्जी एपरेटस है, इसको आप गोल्जी बॉडी भी बोलते हो, गोल्जी बॉडी। ये क्या करता है? कहाँ से रिसीव करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहाँ से ये प्रोटीन रिसीव करता है और यहाँ से रिसीव करके किसको पहुँचा देता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया को। इधर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा। ये गोल्जी एपरेटस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन रिसीव करके उठाता है और किसको दे देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? गोल्जी एपरेटस
तो इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, पोस्टमैन ऑफ द सेल। जैसे डाक पोस्टमैन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक उसी तरीके से ये क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। कहाँ से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। तो वहाँ से उठा के किसको देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और जिस कारण से इसको क्या कहते हैं, पोस्टमैन ऑफ द सेल। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सॉसेज शेप स्ट्रक्चर होती है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। एनर्जी स्टोर एज एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो होती है एनर्जी स्टोर रहती है किस फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, यानी कि जो एनर्जी सेल को फंक्शन करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी जो होता है वो कौन प्रोवाइड कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर रहती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म के अंदर ये एनर्जी स्टोर होती है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एक एटीपी यानी कि एटीपी में जो एटीपी प्रेजेंट होते हैं, एटीपी के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है एनर्जी। और जो एटीपी होते हैं वो कितने होते हैं, 36 to 38 इतने एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहते हैं। एटीपी प्रेजेंट 36 या 38। कन्वर्ट न्यूट्रिएंट इनटू एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि जो न्यूट्रिएंट है उनको एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, न्यूट्रिएंट को किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर न्यूट्रिएंट जो होती है, जो न्यूट्रिएंट लेते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, जो भी न्यूट्रिएंट है उनको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड एनर्जी एज मोनो एडिनोसिन फॉस्फेट फॉर्म। स्टोर तो एटीपी फॉर्म में रहती है, यानी कि स्टोरेज किस फॉर्म में रहता है, एटीपी। एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की फॉर्म में स्टोर रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में स्टोर रहती है। लेकिन जब एनर्जी प्रोवाइड की जाती है सेल को तो वो किस फॉर्म में आ जाती है, एमएपी, मोनो एडिनोसिन फॉस्फेट। मोनो एडिनोसिन फॉस्फेट फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है। स्टोरेज इस फॉर्म में रहता है एनर्जी का, और जब एनर्जी दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है तो एमएपी फॉर्म में दी जाती है, मोनो एडिनोसिन फॉस्फेट फॉर्म में। साइकिल इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में 3 साइकिल प्रेजेंट रहती है। साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया 3 साइकिल प्रेजेंट होती है। एक होती है ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है पीडीएच रिएक्शन, एक होती है क्रेब साइकिल। 3 साइकिल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इन साइकिल से ही क्या होती है, इन्हीं साइकिल में एटीपी बनती है और जिससे कि एटीपी स्टोर रहती है, और यानी कि एनर्जी ये एटीपी एक तरीके से जो कि एटीपी की रूप में ये स्टोर रहती है वो एनर्जी। तो वो जो एटीपी बनती है वो इन साइकिल से बनती है, ग्लाइकोलाइसिस, पीडीएच रिएक्शन, क्रेब साइकिल। ये 3 साइकिल होती है इसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये 3 साइकिल का इसमें 3 साइकिल जो होगी प्रेजेंट होगी। कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस, पीडीएच रिएक्शन और क्रेब साइकिल, जिसके थ्रू एनर्जी मिलती है। देखिए नेक्स्ट आता है लाइसोसोम्स। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स गोल्जी एपरेटस से बने होते हैं, गोल्जी बॉडी से बने होते हैं। लाइसोसोम्स फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस। जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी एपरेटस जो होता है, इससे लाइसोसोम्स बने होते हैं। ये लाइसोसोम्स की स्ट्रक्चर है।
lysosomes formed by Golgi body या Golgi apparatus have digestive and hydrolytic enzyme, यानी कि लाइसोसोम्स के अंदर एक टाइप के एंजाइम होते हैं जिनको डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। यानी कि जो लाइसोसोम्स है वो किससे भरा होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से ये फिल रहता है। कौन? लाइसोसोम्स। डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, डाइजेशन एंड रिमूव ऑफ वेस्ट, यानी कि जो लाइसोसोम्स है वो क्या काम करता है? लाइसोसोम्स ये जो फॉरेन बॉडी होती है, फॉरेन मटेरियल जो होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी कि उसको ख़त्म कर देता है और रिमूव कर देता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर रिमूव कर देता है। यानी कि जो इसके अंदर जो प्रेजेंट जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो एंजाइम क्या काम करते हैं? उन फॉरेन मटेरियल्स को, फॉरेन बॉडी को ये डाइजेस्ट कर जाते हैं और सेल से बाहर कर देते हैं। रिमूविंग ऑफ वेस्ट एंड डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल। ठीक है, बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी तो जो सेल्स के लिए हार्मफुल है वो उनको डाइजेस्ट कर देता है और जो वेस्टेज है उनको ये रिमूव कर देता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, इसी को आत्मघाती जिसको बोलते हैं, आत्मघाती थैली, यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। सेल का जो सुसाइडल बैग है वो कौन है? लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि जब व्हेन सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम में बस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जब सेल डैमेज्ड होती है तब क्या होता है? लाइसोसोम जो होता है फट जाता है, बस्ट हो जाता है। जब सेल डैमेज्ड होती है तब लाइसोसोम जो होता है बस्ट हो जाता है, फट जाता है। तो उसमें जो हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है? वो बिखर जाता है। वो भी क्या होगा? जैसे ही लाइसोसोम्स फटेगा, बस्ट होगा, तो उसके अंदर जो भरा हुआ जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो वो क्या काम करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फॉरेन मटेरियल को जैसे डाइजेशन का काम कर रहा था, तो वो जैसे ही बस्ट होता है तो जो सेल होती है वो उसको, पूरी सेल को क्या करता है? डाइजेस्ट करने लग जाता है। उस पूरी सेल को ये ख़त्म करने लग जाता है। तो ये खुद की ही सेल को क्या करने लग जाता है? ख़त्म हो जाता है। किस कंडीशन में? जब सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम्स भी क्या होता है? फट जाता है, बस्ट हो जाता है, जिसके कारण से हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम उसमें प्रेजेंट है या डाइजेस्टिव जो एंजाइम है वो भी क्या होते हैं? फटने के कारण बाहर निकल जाएगा। और वो एंजाइम क्या होता है? पूरी सेल्स को जो होता है वो क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है, जिस कारण से इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। यानी कि खुद की सेल को ये क्या कर लेता है? डाइजेस्ट करने लग जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, आत्मघाती। नेक्स्ट आता है वैक्यूल। वैक्यूल ये फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको ये रिमूव करता है। ऑल ओवर जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड बैलेंस को ये मेंटेन रखता है, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो है सेंट्रोसोम। ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम की जो बेसिक यूनिट होती है सेंट्रोमियर्स। जिस तरीके से बॉडी की बेसिक यूनिट सेल होती है, सेम उसी तरीके से सेंट्रोसोम की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेंट्रोमियर्स। रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम्स जो होता है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सेल डिवीजन के लिए। यानी कि सेल डिवाइड होती है तो उसके लिए कौन जरूरी होता है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है,
माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है वो बॉडी सेल में होता है, जबकि मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है जर्म सेल में होता है। जो जर्म सेल होती है स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम जो होती है इनके अंदर मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन पाया जाता है, और इनके अलावा जो जितनी भी बॉडी सेल हो उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। सेंट्रोसोम जो होता है एब्सेंट होता है न्यूरॉन के अंदर। जो नर्व सेल या न्यूरॉन सेल होती है उनमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। अगर सेंट्रोसोम एब्सेंट रहेगा तो न्यूरॉन जो होती है नर्व सेल होती है वो डिवाइड नहीं हो पाएगी, यानी उनके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होगा। मोस्टली न्यूरॉन सेल के अंदर जो होता है सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। कुछ एक सेल होती है न्यूरॉन्स की या नर्वस सिस्टम की जिसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, मोस्टली जो होता है एब्सेंट होता है, नहीं तो कौन, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम एब्सेंट के कारण उनमें सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है। तो सेल डिवीज़न के लिए कौन जरूरी है, रेस्पॉन्सिबल है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स। यहाँ पर ये जितने भी स्ट्रक्चर है ये अपन ने सेल ऑर्गेनल्स या सेल की जो स्ट्रक्चर है वो देखी। इनको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सेल को 3 भाग में डिवाइड किया। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन जो कि इसकी आउटर कवरिंग होती है सेल की, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जो कि इंटरनल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके बीच में जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म 2 भाग में है। लिक्विड पोर्शन साइटोसोल कहलाता है, जबकि ये जितना भी सॉलिड पोर्शन है, ये जो ऑर्गन्स पढ़ रहे थे अपन, जिन्होंने ऑर्गन्स पढ़े हैं वो सॉलिड पोर्शन होता है जिनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और थर्ड होता है न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म में अपन ने सेल ऑर्गेनल्स देखे। सेल ऑर्गेनल्स में फर्स्ट देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, एक तो होता है स्मूथ, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, जिस कारण से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करता है, डिटॉक्सिफाई करता है कुछ ड्रग्स को, सम ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है सेल का, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको, यानी कि जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है सेल की एक्टिविटी के लिए वो कौन कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है। जब एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो वो एमएपी में चेंज हो जाते हैं। एटीपी से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मोनो एडिनोसिन फॉस्फेट फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर 3 साइकिल होती है, ग्लाइकोलाइसिस, पीडीएच रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। 38 या 36 से 38 एटीपी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। गोल्जी बॉडी जो होता है क्या करता है, गोल्जी बॉडी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसको ट्रांसफर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन का ट्रांसफर करता है, यानी कि यहाँ से रिसीव करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफर कर देता है गोल्जी एपरेटस। इस कारण इसको पोस्टमैन ऑफ सेल्स भी कहते हैं, किसको, गोल्जी एपरेटस को। लाइसोसोम्स आता है। लाइसोसोम्स गोल्जी बॉडी से बना होता है, गोल्जी बॉडी से ही फॉर्म्ड होता है, कौन, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं जिसको,